तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं LT ग्रेड की जो आपकी परीक्षा है बिल्कुल पास में है और आज हम लोग यहाँ पर मैराथन क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। घटना चक्र के पांचों टेस्ट एक साथ पढ़ने वाले हैं। इनको अलग अलग हमने आपको पढ़ा दिया है और आपने देखा भी होगा, है ना। लेकिन आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, पांचों टेस्ट को एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सी स्पीड में पढ़ेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं इसका रिवीजन आपको करा देंगे, ठीक है ना। बाकी और भी हमने जीके की क्लास से आपको दिया था तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग LT ग्रेड हिंदी से हैं तो आप लोगों के लिए रात में 9:30 बजे क्लास चलती है LT ग्रेड हिंदी की। वहां पर आपको हिंदी साहित्य संपूर्ण, है ना, लगभग 1500 क्वेश्चन जो आपकी PY की हैं वो हमने करा दिया है, थ्योरी भी करा दिया है और इसके बाद पूरा सिलेबस भी कवर करा दिया है प्लेलिस्ट के माध्यम से, उनको भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हमने आपको बताया, पहले पढ़ाया है। आज यहाँ पर पूरा रिवीजन कर लेना है, एक साथ कवर कर लेना है और अच्छे से इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो आपके किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी देखा जाए जो आपका लिया गया है, यानी जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो आपके कहेंगे सर ये कहां से, तो आप कहेंगे सर ये लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। सर जी आपके आर्टिकल में कहां मिलेंगे, तो आपके आर्टिकल नंबर आपकी 36 से लेकर जो आपकी 51 तक आपके हैं ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी आयरलैंड से आपकी प्रेरित हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए समवर्ती सूची ली गई है। अमेरिका से देखा जाए तो आपकी मूल अधिकार लिया गया है ना। और यहाँ पर देखा जाए संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, आपकी कनाडा से ली गई है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है। यानी सर सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट के अधीन यहाँ पर आता है जो आपके मूल अधिकारों का संरक्षण होता है ना। जो मूल अधिकारों का संरक्षण होता है यह अधिकारिकता दोनों के ही अधीन होता है, यानी आपके मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही आपकी रक्षा करेगा। आर्टिकल नंबर आपका देखा जाए तो आपका एक 32 होता है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट होता है और 226 आर्टिकल के तहत आपका हाई कोर्ट है जो कि आपकी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है लिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। किसी का भी सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, यानी भारत के जो राष्ट्रपति आपके हैं ये आर्टिकल नंबर आपके 53 के 1 के तहत संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो इनके अंडर में आपकी जरूर होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति ये संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानमंडल किसी सदस्य का वह सदस्य निर्वाचित हो जाए तो वो समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो यहां पर याद रखना इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है ना, यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पहले से पद ग्रहण की तारीख से 6 माह के भीतर संसद की किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी अगर वो वित्त मंत्री भी है, आपका प्रधानमंत्री भी है, तो इनको संसद में 6 माह के अंदर भैया आपको इनको कह सकते हैं सदस्यता मिलना चाहिए, अनिवार्य है, और नहीं होंगे तो भैया मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर सर जी आपका सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर हमने कहा सर जी हड़प्पा की जो खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था, तो दयाराम साहनी के साथ ले चलते हैं, दयाराम साहनी हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया। हस्तिनापुर की बात करते हैं तो आपके बीबी लाल आपके हो जाएंगे, यहाँ पर सर जी आपके 4 हो जाएंगे। यहाँ पर तक्षशिला की बात करते हैं, जॉन मार्शल आपके हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और कौशाम्बी की बात करते हैं तो इसका उत्खनन जो किया था वो आपके GR शर्मा ने किया था, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 3 4 2 1 यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा सी नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। सर जी कुछ मंदिर दिए हैं और आपके राज्य दिए गए हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर आपको पता होगा सर जी, जो सोमनाथ का मंदिर है वो आपकी कहां पर है। सोमनाथ का मंदिर जो आपका है वो गुजरात में मिलेगा। कहां मिलेगा सर, ये आपके गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर आपकी गुजरात में है। वहीं पर कामाख्या मंदिर आप सभी जानते हैं कि आपके असम में है, तो आपका असम हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का सी हो जाएगा और यहाँ पर 2 का सर जी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रामनाथ स्वामी मंदिर जो आपका है ये आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है, आपके तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर जी आपका बी हो गया है। महाबोधि मंदिर आप जानते हैं बिहार में है, तो आप कहेंगे सर बिहार में है, यानी यहाँ पर सर जी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो CABD यानी ऑप्शन आपका देखिए सी आपका राइट हो गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में लोकनायक की पदवी से कौन संबंधित आपके हैं। यानी भारत में लोकनायक की पदवी से जो संबंधित है वो आपके हैं कौन। तो सर जी 6 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रथम उद्वाचन ये पत्थर की पट्टियों पर यानी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर 7 नंबर में जो बनेगा वो ए हो जाएगा, पत्थर की पट्टियों पर उकेरा गया था, जो आपका है याद रखना है। और इस कार्य को जो मतलब कह सकते हैं संपादित किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक की शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय इनको हासिल है, यानी जो कि आपके जेम्स प्रिंसेस थे। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सर जी यहाँ पर लेखक दिया है और रचनाएं आपसे दिया गया है।
अब आपको मालूम होगा कि लेखक जो आपके भारवी हैं, इनकी रचना जो आपका रचना है यहाँ पर आपका किरातुर्जनियम, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये आपको हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाया भी जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है हर्ष, और हर्ष की हो जाएगी नागानंद हो जाएगी, क्योंकि हर्ष ने 3 रचनाएं रचा है, यानी यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। कालिदास की जो दिया है मालविकाग्नि मित्रम, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। राजशेखर की बात करते हैं, कर्पूर मंजरी है, यानी सर यहाँ पर 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आंसर तो मिल ही जाएगा। 2 4 3 1 है, 2 4 2 4 3 1, देखिए आपका आंसर हो गया है डी नंबर। अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो किसके स्थली में क्या श्रीलंका की लगती है? नहीं लगती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ लगती है। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। कुल्लू घाटी सर जी किसके बीच आपका है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल्लू घाटी सर जी, कुल्लू घाटी जो आपकी धौलाधीर और जो आपकी पीर पंजाल है ना, इनके बीच में आपके स्थित है। और धौलाधीर पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य ये आपका पाया जाता है, दोस्तों याद रखना है। और जो कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं, देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आते हैं। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 99 रुपए में पूरे 1 साल के लिए, यानी कि परीक्षा भी आपकी खत्म हो जाएगी एलटी ग्रेड की, लेकिन फिर भी इसके बाद आप फॉर्म भरोगे और जीके के लिए कई प्रकार की बुकें आप मार्केट में ढूंढोगे। लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो मार्केट में बहुत अच्छी बुक जो बहुत होगी, वो भी उसमें वो कंटेंट नहीं होगा जितना जैसा और जिस हिसाब से हमने दिया है। मात्र 99 में आपको हिस्ट्री में अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी की भी आपको ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप में है। आप साइंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके और ऐसी नोट्स आपका एक बार देख लेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे पूरे 1 साल के लिए। अगर वन लाइनर पढ़ना है तो वन लाइनर भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी बुक को वन लाइनर भी कर दिया है। आपके थ्योरी में पढ़ना है, थ्योरी में कर सकते हैं। आपको टेस्ट पेपर लगाना है तो टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस लगा सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके ऑल एग्जाम की, यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने इसमें किया है। आपका पुलिस एग्जाम हो, चाहे एसआई एग्जाम हो, है ना, चाहे आप एलटी एग्जाम है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, या आप बड़े से बड़ी एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी ऐड है, आपको याद रखना है, वो भी आपके मात्र 99 रुपए में है। मैराथन क्लास है तो भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ई बुक आपकी है और इसमें आपको थ्योरी, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपकी है, ठीक है ना। और ये हमने कहा 6 तारीख के बाद, है ना, आप लोग परचेज करेंगे तो प्राइस बढ़ सकता है। बाकी अगर आप लोग ले लेते हैं 99 में तो ये पूरे 1 साल का है। आप डेमो पीडीएफ जाइएगा, वहां पर हमने हिस्ट्री की बुक आपको ऑन कर दिया है बिना लॉक के, तो वहां पर जा सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य अगर आप लोग हैं और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 99 में 2 प्रकार की नोट्स ले सकते हैं। यानी यहाँ पर थ्योरी की प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होगी, है ना, और यहाँ पर 3D नोट्स जो कवि और रचना की होगी। जीवन परिचय भी हमने मेंस एग्जाम तक के लिए कवर कर दिया है। 25 से 30 आपकी जीवन परिचय भी आपको विद डिटेल के साथ, उनकी रचना, उनका जन्म और जो भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन वो भी हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके 25 एग्जामों की इसमें आपकी है। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, छायावाद हो गया या आधुनिक काल हो गया, सभी के नोट्स भी इसी में आपको हैं। पीवाई की क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं वो भी इसी में मिलेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन आपके है इसमें आपको मिलेंगे। ये मात्र आपको 99 रुपए में आपके अलग अलग कोर्स है, 99 रुपए में आपका है। हमारे कोर्स की आप देखेंगे तो आप देखिएगा, आप चाहोगे तो आप 2 दिन, यानी आप देखेंगे कि 4 दिन बचा है तो 4 दिन में अगर आपने रिवीजन कर लिया तो जब आप पेपर देने जाओगे ना, कम से कम 400 किलोमीटर, तो आपको 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको 99 रुपए में वो कंटेंट दे रहे हैं कि आप रास्ते में बस में बैठे बैठे अगर आप हैं 4-5 घंटे का सफर आप करते हैं तो 4-5 घंटे में आप कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएंगे, है ना। ऐसी नोट्स हमने यहाँ पर दिया है, तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर डेमो पीडीएफ भी है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? यानी 2 नदियां हैं, उनके बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको हम लोग कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं सर? दोआब कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? यानी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में, तो आप कहेंगे सर ये नर्मदा नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी अरब सागर में गिरने वाली है ना, और पश्चिम की ओर भी बहती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही नहीं है? देखो नहीं शब्द आपसे पूछा गया है 13 नंबर में, तो कह रहा है सर जी स्वर्ण क्रांति बागवानी से, आप कहेंगे सर पहला तो सही है। नीली क्रांति उर्वरक से दिया है, आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से आपका जुड़ा है। सर जी पीली क्रांति अंडा से दिया है, तो अंडा तो रजत क्रांति से है। पीली क्रांति तिलहन से होता है, ये भी गलत हो गया है। यानी 2 और 3 आपका गलत दिया है, तो ऑप्शन आपका देखो दिया गया है यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 आपके गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिलान करना है सर जी, जनजाति और आपकी क्षेत्र पूछा गया है। यानी जो आपकी भील जनजाति है ये मिलेगी मालवा क्षेत्र में, है ना, भील जनजाति आपको मालवा क्षेत्र मिल जाएगी, यानी 4 हो जाएगा। थारू जनजाति की बात करते हैं तो आपको ये तराई क्षेत्र मिल जाती है ना, आपके यूपी में भी तराई क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। गोंड जनजाति सर जी कहाँ मिलेगी? गोंड जनजाति आपको बस्तर जिला मिल जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
जो टोडा जनजाति है वो आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों मिल जाएगी, 2 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना, सब कुछ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाकी आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सर जी क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपका है वो एशिया महाद्वीप है। यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बनेगा, जो आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सर जी अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था, 16 नंबर आपसे पूछा गया है। तो सर जी 16 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये आपकी 1582 में। कब सर, 1582 में शुरू किया था दीन इलाही, है ना, धर्म। और संवत की बात करते हैं तो 1583 आपका हो जाएगा, है ना, 1583 में संवत स्टार्ट कर दिया था। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विशेष जोर दिया गया था, यानी 17 की बात करते हैं तो सर याद रखने जो प्राथमिक शिक्षा है इस पर आपका फोकस किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है सर, यहाँ पर 18 नंबर आपसे दिया गया है, क्या नहीं सही है। तो देखो भैया यहाँ पर पहले देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे क्वेश्चन जो आपका दिया जाए वो आपके कैसे हों, यहाँ पर आपके कूट वाले दिए गए हों, है ना, कूट वाले तो आपके हैं नहीं है। बस अब आपको एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना है। आपसे पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष, आप कहेंगे सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ये भी आपका सही लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि राज्य विधान में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु सजी 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा दिया है तो आपका 21 वर्ष थोड़ा होगा, ये भी 30 वर्ष होगी, यानी आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव मतदान के लिए 18 वर्ष, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहाँ पर क्या था सजी, यहाँ पर आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के जो उच्चतम न्यायालय है इनको प्राप्त है सजी, क्या प्राप्त है। इनको मूल अधिकार, अपीली और परामर्शदायी अधिकार, ये सभी अधिकार आपके भारत के उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तापगतिकी का प्रथम नियम जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। बताएंगे सभी लोग, जो ऊष्मागतिकी है यानी तापगतिकी है जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं, ये जो प्रथम नियम है आपका जो सम्मिलित है यानी सिद्धांत जो आपका है वो ऊर्जा का संरक्षण नियम जो आपका है, डी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है जो आपका तापगतिकी जिसे बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है धातुओं का अवगुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाए, यानी धातुओं को अगर हम खींच कर तार में परिवर्तित कर रहे हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, तन्यता कहते हैं। और अगर इनको हम पीटते हैं यानी कोई चादर को पीट के उसको बड़ा करते हैं वो आपका धातुवर्धनीता होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है, आपसे पूछा है कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए रेडान भी है, आर्गन भी है, नियान है, लेकिन सर जी कार्बन तो आपका है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सी नंबर आपकी सर जी, ये कार्बन जो आपकी है अक्रिय गैस आपकी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। यानी अक्रिय गैस को नोबेल गैस कहते हैं, है ना, जिसमें आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सब आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सही उत्तर आपको सूची के साथ आपको जोड़ा बनाना है। सर जी 23 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा विटामिन B1 दिया गया है, कह रहे थायमीन हो जाएगा, है ना। तो थायमीन हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पर मिलान कर ही लेते हैं। देखो दिया गया है विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन बोलते हैं, यानी यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। विटामिन B2 को सर जी क्या बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, यानी सर जी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, तो सर जी यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और विटामिन B12 को सर जी क्या बोलते हैं, तो साइनोकोवैलेमिन बोलते हैं, यानी आपका इसका 2 हो जाएगा। तो इसके आंसर लेना है तो ले लीजिएगा। बाकी 3 4 1 2 जो ऑप्शन मिले 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी आंसर आपका डी आपका मिल चुका है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव हृदय में, है ना, जो कक्षों की संख्या होती है, चैम्बर्स होते हैं वो कितनी होती हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका 24 नंबर दिया है तो आपके 4 कक्ष होते हैं, यानी मानव हृदय में कितने, तो 4 कक्ष होते हैं, याद रखना है 4, यानी ऊपर की ओर 2 छोटे, है ना, छोटे दाएं बाएं, अलिंद नीले नीचे आपकी जो होते हैं बाएं दाएं, है ना, नीले आपके होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आप आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए एक क्वेश्चन होता है अलिंद की दीवारें जो होती है ना वो पतली होती हैं, यानी जो अलिंद की दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, याद रखना है। सर ये क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा टेसू हो जाएगा। इसको ढाक भी कहते हैं, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, इसे पलाश भी कहते हैं। तो आपका आंसर जी फर्स्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा जिसे क्रॉच कहते हैं, और राजकीय वृक्ष बोले तो आपका सीता अशोक फल हो जाएगा, सॉरी सीता जो अशोक वृक्ष हो जाएगा, ठीक है, इसे सीता वृक्ष भी कहते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश में से अगर आपसे पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, कथक हो जाएगा। और वहीं पर देखा जाए सर जी भारतनाट्यम कहाँ का है, तो आपके तमिलनाडु का है। सर जी उड़ीसा आपका उड़ीसी का वो आपका हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आपके आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। किस भारतीय संगठन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है।
तो सर जी याद रखना है, यहां पर देखा जाए जो आपका दिया है एजुकेट गर्ल, है ना, एजुकेट जो गर्ल है ये भारतीय कह सकते हैं प्रथम भारतीय संगठन है जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान में स्थापित इस फाउंडेशन की जो संस्थापका थी वो आपकी सफीना हुसैन थी, यानी ये जो संगठन है आपका एजुकेट गर्ल है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में क्या क्या सर जी आपकी बातें सही हैं, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर जी 30 नंबर में, तो इसमें आपको कथन इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर जी पहला दिया है वर्ष 2025 इस दिवस का मुख्य विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, सही, हराएं, सही है। वर्ष 2025 में इस दिवस की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने किया, आप कहेंगे दोनों ही सही हैं, यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जो भारत के जो आदर्श हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र में जो हमारे आदर्श दिखते हैं वो आपके कहां पर, तो आपकी प्रस्तावना में है। यानी देखा जाए तो आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उसकी झलक हमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से ही हम लोग अपने सार, उपेक्षा, उद्देश्य और लक्ष्य तथा दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी यही आपका प्रस्तावना है जो कि आपके लिए एक प्रकार से लोकतंत्र है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी भारतीय संविधान पूर्णतः देखो दिया गया है, यानी आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 से सर जी क्या हुआ था, ये पूर्ण रूप से आपका लागू हुआ था। लेकिन हमने कहा सर बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो पूरी तरह से बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। दोस्तों याद रखना है। यहां पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। यहां पर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है, तो सर जी ये जो आपका मिला है वो मोहनजोदड़ो, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। हेलियोडोरस का नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा जरूर, है ना। यहां पर देखा जाए तो सर जी यहां पर देखा जाए तो जो हेलियोडोरस का बेस नगर है ये अभिलेख है, और ये अभिलेख जो आपका है केवल वासुदेव से आपका है। यानी यहां पर देखा जाए इससे पता चलता है कि जो तक्षशिला के यवन राजदूत थे, है ना, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा भी किया था। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो भागवत और वासुदेव को देवदेश यानी कह सकते हैं देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो कहेंगे सर ये जो आपका है औरंगजेब का जो आपका राज्याभिषेक हुआ था 2 बार आपको हुआ था। पहली बार जो हुआ था वो आपके दिल्ली में हुआ था, है ना, और आपके 1658 में हुआ था। दूसरी बार जो आपका राज्याभिषेक हुआ था वो आपके 1659 में आपका हुआ था, ठीक है ना। तो सर जी यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आईएमपी आपके होते हैं और आयोग आपका पूछता भी है। हमने कहा सर जी खेड़ा जो आपका हुआ था सर जी आपके 1918 को यह घटना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आपका 1930 में घटना घटित हुई। सर जी असहयोग आंदोलन जो आपका है ये आपका कब, तो आपके 1920 में घटना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह जो आपका है वो 1917 में हुई थी। आपसे पूछे सबसे पहले, बस आपका आंसर मिल चुका है सर जी कि चंपारण जो आपका 1917 है ये घटना सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, यानी पूर्वी तट आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर पूर्वी तट आपका ये वाला है। और यहां पर देखा जाए तो सर जी यहां पर जो आपका है कोरोमंडल तटीय मैदान, यानी सर जी 7 नंबर का ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर जो पश्चिमी वाला है उसको मालाबार तट कहते हैं। गुजरात वाला जो आपका एरिया है उसे हम लोग यहाँ पर गुजरात से गोवा वाला कोंकण तट कह देते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। यानी मिट्टी का कटाव ना हो पाए इसलिए हम लोग वृक्षों का प्रयोग करते हैं, यानी वृक्षों को लगाते हैं। अभी आपने यूट्यूब में देखा होगा शॉर्ट वीडियो में कि कहीं कहीं आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी पौधे उगाए जा रहे हैं। चाइना ऐसा कर भी रहा है ना, ताकि यहाँ पर जो धूल है वो भी ना उड़ पाए, और इसके बाद देखा जाए तो जो कटाव नहीं होगा भाई उड़ेगी कैसे, नहीं उड़ पाएगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उससे मिट्टी क्या होती है, बंधी भी रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए सर इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं आश्रय पट्टी कहते हैं, याद रखना है। नया क्वेश्चन याद रखना है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है ना। तो वनीकरण द्वारा भी मृदा कटाव को रोका जा सकता है। तो सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एल नीनो आपकी क्या है। तो कभी आपने पढ़ा होगा गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, वहीं पर सर जी देखा जाए एल नीनो का जो प्रभाव है ना, लगभग 4 साल के अंतराल में आता है। 4 साल में कभी बाढ़ के प्रकोप देखने को मिलते हैं, तो 4 साल में कभी कभी आपको सूखे के भी आपको देखने पड़ते हैं। ये एल नीनो और जो ला नीनो होता है उन्हीं का असर होता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर में, तो ये उष्ण समुद्री धारा होती हैं। जो एल नीनो होता है ये क्या होता है सर, ये उष्ण समुद्री धाराएं होती हैं। आपका जो आंसर बनेगा सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, उष्ण समुद्री धारा बनेगा।
आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम इनमें से क्या है। बता सकते हैं कि सर जी ये आपका है भारत और इसका दक्षिणी छोर आपसे पूछा गया है। अब आप ये बताइएगा कि सर जी यहाँ पर आंसर क्या किया जाए। तो हमने कहा यहाँ पर अगर ये पॉइंट पूछा होता तो वो पृष्ठभूमि पूछ लेता, लेकिन पृष्ठभूमि नहीं दिया है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कहां पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाला पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर भारत का दक्षिणी पॉइंट यानी जो आपका बिंदु है वो आपका निकोबार में जो आपका स्थित इंदिरा पॉइंट है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात आपको हजम हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो भैया आपको देखो तेल शोधनशाला आपको दिया गया है और हमने आपको बताया भी था कि सर जी जो तेल शोधनशाला है वहां से क्वेश्चन आपका बनना अनिवार्य है और यहां से क्वेश्चन आपका बनता भी है। तो हमने कहा सर 11 नंबर दिया गया है। यहां पर देखा जाए तेल शोधनशाला मथुरा में है, उर्वरक संयंत्र आपका लखनऊ में दिया है। क्या ये बताइएगा जो उर्वरक संयंत्र है वो आपके लखनऊ में है? यानी देखा जाए सर जी 11 नंबर दिया गया है। तो उर्वरक संयंत्र आपका अगर यूपी की बात करते हैं तो एक फूलपुर आपने नाम सुना होगा, है ना। यानी देखा जाए तो सर जी फूलपुर जो आपके प्रयागराज में पड़ता है, आंवला बरेली में पड़ता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बी नंबर जो दिया गया है वो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उर्वरक संयंत्र जो आपका है यूपी में वो आपके कहां पर है, फूलपुर में है, जो कि आपके प्रयागराज के पास है, यहाँ पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में इफको की एक इकाई है। किसकी है? तो ये इफको की एक इकाई है दोस्तों, याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। यानी आपसे कह रहा है कि मुद्रास्फीति में जो आप मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ जब होती है उसको हम लोग कहते क्या हैं। तो सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 12 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा स्टैगलेशन फ्लैश, यानी स्टैगलेशन पॉइंट इसे कहते हैं, यानी स्टैगफ्लेशन इसे बोलते हैं। याद रखना है इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब दोनों की स्थिति एक जैसी होती है, यानी एक समान हो, यानी जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च हो जाती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये सर जी कब मनाते हैं। यहां पर बताना है कि सर जी विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सर जी 5 जून को मनाते हैं, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ये भी याद रखना है संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना, वहां पर आयोजित किया था और इसी सम्मेलन से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया था। तो आप कहेंगे सर पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार सर जी 1972 को मनाया गया था। इस बात को भी याद रख लेना है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर आपसे पॉइंट दिया गया है कि द्रुमावशेष यानी स्लैग और बर्न कृषि को, है ना, बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है। यानी भैया आप देखेंगे काटो जलाओ, है ना, एक कृषि भी आपने सुना होगा कि जलाओ काटो वाला होता है ना, कि खेती कर लो इसके बाद जला दो, है ना, इसके बाद फिर कुछ दिन बाद इसके बाद होता है। तो बर्न कृषि को हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। और सर जी ये आपका मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिका है ना वहां पर मिलता है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में यहां पर याद रखना है जो इस स्लैश और आपकी बर्न कृषि होती है इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे बोले सर जी आप लोग जब ब्राजील में जाते हैं तो यही शब्दों को रोका बोलते हैं, यही शब्दों को रोका बोला जाता है। जब आप लोग यहाँ पर असम में जाते हैं तो इसको झूम खेती कहते हैं। जब आप श्रीलंका में जाते हैं तो इसको चेना कहते हैं, छेना नहीं चेना, चेना, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे इंडोनेशिया जाते हैं तो इंडोनेशिया में इसको बोलते हैं तुम्या, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया बोलते हैं हुम्मा, हुम्मा हुम्मा हुम्मा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था सर। यहां पर 15 नंबर दिया गया है और 15 की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से, है ना, ये बांग्ला भाषा में रचित किया गया था। और आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये कब गाया गया था, ये आपसे पूछा गया, पहली बार कब गाया गया था पूछा है ना। तो आप कहेंगे सर जी ये 1911 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपका हुआ था कलकत्ता में। तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में 1911 वाला, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो भैया राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा। यानी जब दोनों ही पद खाली हैं तो भैया ऐसी स्थिति में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी यहां पर देखा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका दिया गया है तो आप कहेंगे जी सर जी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद पर आपका संभालेगा। यानी ऐसी स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की स्थापन के रूप में कार्य करता है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था।
यहां पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। 17 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का आपका आया था, जो कि संवैधानिक संशोधन आया था 1992 के तहत आपका हुआ था। आपको याद होगा कि जो पंचायती राज की स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान है ना, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री, राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की गई थी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है इसका प्रभाव लगभग होता है कितने सेकंड होता है। यही रूल है, इसी की वजह से आप लोग मूवी देख पाते हैं, इसी की वजह से आप लोग चलचित्र देख पाते हैं, क्योंकि हर एक जो फोटो होता है आपके जो कह सकते हैं प्रतिबिंब पर उसका कितने समय आपका असर रहता है। यानी वो इमेज आपके 1 सेकंड का 1/16 सेकंड, यानी 1/16वां लगभग सेकंड जो होता है आपके दिमाग में इमेज होती है। तो जैसे अगली इमेज आती है तो आपकी 16 मतलब 1/16 सेकंड, तो भाई कुछ समय तो होता ही होगा ना, तो इतना समय बचा रहता है, तो आपको लगता है वो चल रहा है, आपको लगता है वो चल रहा है। तो याद रखना है ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब लगभग होता है 1/16 है ना सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग आपके दिमाग में बनता रहता है। यानी आप कहेंगे सर जैसे अगली से इमेज आएगी तब तक आपका ये इमेज हटेगी, अगली आ जाएगी, है ना। तो याद रखिए 1/16 होता है। क्वेश्चन देखो दिया है, रजत को दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर मेटोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का सुझाव करेंगे। यानी भैया दूरदृष्टि दोष है उसको, और दूरदृष्टि दोष है तो इसका मतलब है कि आप क्या बोलेंगे सर, यानी भैया पास की वस्तु देखने में परेशानी हो रही है और पास आने वाली प्रकाश की किरणें है ना फैली हुई आपको लगती हैं, यानी रेटिना पर केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस की जरूरत होगी। तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स जो आपका दिया है वो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है, न्यूरॉन क्या होता है। चलिए भाई न्यूरॉन क्या होता है बताना है, न्यूरॉन आपका है क्या। 20 नंबर आपका दिया गया है, और सर जी 20 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका 20 नंबर दीजिए, न्यूरॉन क्या है। चलो आपसे दिया गया है 20 नंबर में न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन कभी आपने सुना होगा, ये सर जी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित होती है, एक उत्तेजनी कोशिका होती है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 20 नंबर है 20 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई होती है जो न्यूरॉन होती है। तो आपका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म आपका होता है। तो भैया मानव में 23 जोड़े होते हैं, जो कि आप कहेंगे सर एक पूर्ण युग्म होता है 23 मनुष्य में, यानी 23 होते हैं, पुरुष हो चाहे आपके यहाँ पर कह सकते हैं स्त्री हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका दिया है 21 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यानी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता हुआ भी आप लोग गलत कर देंगे। चलो देखो याद रखना, इसका आंसर आपका जो बनेगा वो सजी आपका बनेगा बी नंबर, केवल स्त्री। केवल स्त्री होगा, कैसे सजी होगा अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमने कहा मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आपने पढ़ा है, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स यानी दैहिक गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो एलोम्स यानी लिंग गुणसूत्र कहलाता है। आपको याद होगा कि अगर कोई बच्चा होता है तो उसका लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। तो आपको मालूम है वो जो एक गुणसूत्र होता है वो अल्टरनेट हो गया, यानी वो जो गुणसूत्र हो गया वो 23 के साथ मैचिंग तो कर नहीं रहा है, लेकिन सजीव पूर्ण युग्म आप जो बना रहा है वो आपका केवल स्त्री में होगा, क्योंकि इसका जो स्त्रियों के गुणसूत्र है वो तो बराबर होंगे, लेकिन मनुष्य का एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो क्या हो जाता है 23वां जो जोड़ा होता है कहीं ना कहीं वही क्या करता है, उसका निर्धारण करता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पुरुषों का नहीं होगा, यहाँ पर केवल स्त्रियां हैं जो कि एक पूर्ण युग्म ही बनाती है, यानी 23 जोड़े इनके पास होंगे, लेकिन जो पुरुषों में होता है वो एक जोड़ा होता है लिंग का निर्धारण करने के लिए। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। यूपी जीके से भी आपको 3 क्वेश्चन आपके कम से कम आपके पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सजी जलवायु कृषि आपके 9 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में आपका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो सजी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कहां मिलेगा, तो आपकी लखीमपुर खीरी मिलेगा, यानी सजी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी इसको यहाँ पर माना गया है, यानी उसका एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपके मैथ के भी आएंगे। कितने आएंगे सर जी, 3 क्वेश्चन लगभग आपके मैथ के भी आपके पूछे जाएंगे, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम आपके मैथ के टीचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रयास है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा a, b से 15% अधिक है ना, जो आपसे दिया गया है, और कह रहा है यहाँ पर देखो दिया है a जो आपका है वो कहीं ना कहीं दिया गया है 15% से क्या है सर जी अधिक आपका है। जब अधिक दिया गया है पेन का है नहीं चल रहा भैया, अच्छा ये लगा हुआ है, हाँ चलिए
ए कामा बी से 15% अधिक है ना। बी ए से कितने परसेंट कम है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। हमने कहा ए अनुपाते जो दिया गया है वो क्या दिया गया है सर जी, यहाँ पर बी दिया गया है। कितना दिया गया है, हमने कहा सर जी ए बी से 15% अधिक है, यानी सर जी ए जो आपका है वो 115 आपका हो गया। तो सर जी दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 100 ही तो आपका रहेगा, 100 रहेगा। एक सूत्र लगाइएगा परसेंट कमी वाला। परसेंट कमी क्या होता है, ए माइनस बी है ना, बटे क्या हो जाएगा सर जी, ए हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर कह सकते हैं कमी हो या बढ़ी है, उसी को नीचे आपको रख देना है। यानी आपका 100 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ए का मान सर जी यहाँ पर क्या है, ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। यहाँ पर बी का मान सर जी कितना है, 100 आपका 10 हो जाएगा, सॉरी 100 आपका हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे सर जी ए का मान कितना है आपका 15 हो जाएगा, है ना, 115 आपका हो जाएगा। यानी सर जी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 15 बटे सर जी क्या हो जाएगा, है ना, 15 बटे 115 गुणते आपका 100 ही आपका निकला था। अब इसमें काट लीजिएगा, जब इसे आप काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्लियर है ना, यानी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है कि ए जो आपसे बोला जाए, अगर कमी दिया है तो ऊपर घटा दीजिएगा, मेन वाली डिजिट नीचे हो जाएगी और परसेंटेज निकाला है, परसेंट कर देना है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझिएगा। अगला सर जी क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको भी समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा। हमने कहा सर जी ए कामा बी का मान सर जी कितना है, ए कामा बी का ए अनुपाते बी का जो आपका मान है वो सर जी कितना है, यहाँ पर 3 अनुपाते कितना है आपका 5 दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछा गया है कि सर जी बी अनुपाते सी का मान जो कितना है, 2 अनुपाते यहाँ पर क्या है 3 है। हमको क्या करना है, इनमें डिजिट बराबर कर देना है। यानी यहाँ पर देखा है अगर इसमें गुणा कर दें हम 2 का और यहाँ पर गुणा हम कितने कर दें 5 का कर दें, तो सर जी ए अनुपाते बी कितना बन जाएगा, देखो ए अनुपाते जो बी है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अनुपाते 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बी अनुपाते सी निकालेंगे, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद अनुपात निकालेंगे 5 3 15 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अनुपात बन रहा है ना, जब आपका देखो सी का मान भी निकल के आ गया, यहाँ पर बी का मान निकल आ गया और ए का मान निकल आ गया, यानी 6 अनुपाते 10 अनुपाते 15 आपका हो गया, है ना। इस प्रकार से निकालना है, दोनों में यहाँ पर गुणा कर देना है बस, ठीक है। आगे का अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया है सर जी एक समलंब का क्षेत्रफल दिया है 384 है ना। यदि उसकी समानांतर भुजाओं का अनुपात 3 अनुपाते 5 उनके बीच की दूरी जो आपकी है, लंब की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से सबसे छोटी आपकी भुजा कौन सी है। यानी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर हम लोग चित्र बना दें हल्का सा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे अगर हम आपसे बना देते हैं, एक हमने लंब डाल दिया यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से आपका इस प्रकार से आपका लगभग बनकर तैयार हो गया। ये 12 सेंटीमीटर आपका लंब है। जो मतलब होता है कि जो समलंब की जो छोटी भुजा है वो 3x है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3x है और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी भुजा जो आपकी है वो आपकी 5x है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणते क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका 3x प्लस 5x, ठीक है 5x। इसके बाद क्या करता हूँ, उनकी भुज की दूरी, इन दोनों के बीच की जो आपकी दूरी है क्या है, इन बीच के जो आपकी दूरी होती है। तो हमने कहा सर इसका क्षेत्रफल आपका दिया गया है 384, कितना दिया है 384। इसके बाद 1/2 आपका हो गया, 1/2 आपका 2 हो जाएगा, है ना। अपना आप कॉपी में करिए साफ साफ। यहाँ पर 3x प्लस आपका 5x आपका हो गया, है ना, इंटू आपका दूरी दी गई है 12 दिए गए हैं, इंटू 12 आपका हो गया। अब यहाँ पर अगर x का मान निकाल लिया जाएगा तो x का मान सर जी आपका निकलता है 8, x का मान निकलेगा पूरे में से 8 निकलेगा। तो हमने कहा सर जी जो मान दिया गया था 3x और एक आपका मान दिया गया था यहाँ पर पूरे छोटी भुजा पूछा गया था, तो 8 का इसका मान रख देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। ऐसे निकालना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ पर है। देखो हम मैथ के टीचर नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए कोई मैथ टीचर थोड़ा लाएंगे, थोड़ा नहीं, है ना। इतना अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपको मैथ ही पढ़ना है तो अलग आप नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी हमसे जो हिंट हो सकता है हम आपको दे दिया है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, सर जी 27 नंबर दिया गया है, तीसरे नंबर का। सर जी ये जून 2025 में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन ये आपका फ्रांस के नीस शहर में हुआ है, फ्रांस के नीस शहर में, यानी सर जी ये आपका हुआ है कहाँ पर, फ्रांस में हुआ है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। 4 क्वेश्चन लगभग आपके करंट अफेयर के होंगे, 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। ये जाने माने आध्यात्मिक गुरु और यहाँ पर ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, याद रखना है इनका नाम है सदगुरु। क्या नाम है सर जी, सदगुरु को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आध्यात्मिक और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रथम हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 जो कि पुरुष और महिला कहाँ पर आयोजित किया गया है। सर जी ये जो आपका आयोजित किया गया है प्रथम हॉकी इंडिया मास्टर्ड कप है, ये 2025 में हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई जो कि तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल 2025 का फाइनल मैच भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। तो सर यहाँ पर देखा जाए फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है अहमदाबाद में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब को पराजित किया था और पहली बार खिताब अपने नाम किया था। कौन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी कौन है, आपके आरसीबी ने इस बार जीता था ना, पंजाब को हरा कर। तो आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जाता है।
चलिए 1 को ऑप्शन देना है, जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। और देखा जाए तो सभी के जवाब भी बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। आप कहेंगे सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी सर जी ये जो मिलता है कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर आपको 32 में मिलेगा। जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा है वो आपके भीमराव अंबेडकर के अनुसार आपका है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। काफी चीजें आपने सुना होगा कि कई आपके ऐसे एग्जाम हुए, अभी बिहार में भी एग्जाम ऐसे चुनाव हुए, बिहार में भी चुनाव हुए जिसमें बहुत ऐसी आपकी सीटें रही हैं जिसमें उनकी जमानत राशि भी आपकी जब्त हो गई है। यानी अगर इतने वोट नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि भी क्या होती है, जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जो वोट होना चाहिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वह कुल मतदान के 1/6 मत से अधिक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी जो जमा राशि है ना, यानी जो आपकी कह सकते हैं इनकी जमानत राशि है वो भी जब्त कर ली जाती है दोस्तों, याद रखना है। तो याद रखना कितना उनको पाना चाहिए, याद रखना जब वह कुल मतदान के 1/6 मत से अधिक प्राप्त कर ले तब तो ठीक है, और अगर 1/6 से अगर नहीं होता है, उनकी जो सिक्योरिटी जमा की जाती है जमानत राशि वो भी जब्त हो जाती है। दिमाग में याद रहेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। बाकी हमने यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की मैराथन क्लासे आपको दे दिया है ना, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, मैराथन क्लास हमने आपको दिया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद नंबर आपका जो फर्स्ट है, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो आपकी स्थित है वो आपकी कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपका प्यारा है। यहाँ पर देखो दिया गया है कालीबंगा, तो आप कहेंगे सर कालीबंगा तो नहीं सुना हमने कभी कि आपकी यूपी में है। कालीबंगा तो आपने राजस्थान पढ़ा हो ना, राजस्थान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा सर जी। यहाँ पर देखा जाए आलमगीर तो आपने पढ़ा है ना, यानी कि आपका आलमगीर हो गया, और सर जी आपका हुलास हो गया है ना, आलमगीर और आपका हुलास, क्योंकि आलमगीर जो आपका है वो मेरठ जिले में है और हुलास जो आपका है वो सहारनपुर जिले में है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 और 4 इसका आंसर यूपी में आपके हैं, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो आपके है वो सर किस उपनिषद से है। तो आप कहेंगे सर ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी फर्स्ट नंबर इसमें से क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मतलब सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है दोस्तों, ये आपका है। और आपको याद होगा भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहां पर भी ये आपका अंकित किया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। हमने कहा मीर खुसरो आपसे एटा से हैं, मिर्जा गालिब आगरा से हैं, जोश मलियाबाद से हैं। तो सर जी राम प्रसाद बिस्मिल क्या प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से हैं, नहीं, ये सर जी सहारनपुर से हैं। कहाँ से हैं तो आप सॉरी शाहजहांपुर से हैं। कहाँ से हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं वो शाहजहांपुर से हो जाएंगे, शाहजहांपुर से हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सर जी गलत हो जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर आपका सर जी 7 दिया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। सर 7 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं लॉर्ड कैनिंग, है ना, किसके समय, तो विधवा पुनर्विवाह आपसे पूछा गया है। और विधवा पुनर्विवाह जो आपका सर जी है वो लॉर्ड कैनिंग के समय आपका हुआ था, यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी किसके प्रयास से, तो आप कहेंगे सर अथक प्रयास था किसका, तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अथक प्रयास था। उनके फलस्वरूप ही लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पर पारित किया था दोस्तों, याद रखना है। यानी इसके तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। पहले विधवा जो होती थी उसको जला दिया जाता था दोस्तों, है ना। बाद में क्या हुआ कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए तो उसको एक नियम पारित किया और कहा अगर विधवा है तो क्या हुआ, क्या वो जीने का अधिकार नहीं है, और इसके बाद उनको भी शादी का अधिकार हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का सर जी उद्भव हुआ। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये आपका है कौन सा ऐसा आपका है, सहयोग स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इस आंदोलन के कारण दिया गया है, तो भैया यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। 8 नंबर बहुत ही आपका है कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है। हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए जब स्वदेशी आंदोलन जब हुआ, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार हुआ, तो बंगाल से बाहर है ना प्रसार को लेकर कांग्रेस के जो उग्रपंथी और नरमपंथी थे उनके बीच मतभेद भी आपका हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद पर ए नंबर इसका राइट आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का लक्ष्य इनमें से या कारण इनमें से क्या था। यहाँ पर 9 नंबर की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर कूट दिया गया है ना। यानी हमने कहा सर खेड़ा आंदोलन से दिया गया है, तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था, इसलिए तो आपका हुआ था। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। ऐसा कोई आपका नहीं पढ़ा आपने,
तो खेड़ा में सर जी जो आपका था वो था अकाल पड़ने पर भी वहां से क्या टैक्स ले रहे थे। इसके बाद गांधी जी गए, समझौता हुआ कि जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दें और जो लोग नहीं दे सकते हैं वो टैक्स नहीं देंगे, और इसके बाद ये समझौता ये खत्म हुआ और खेड़ा का काम खत्म हुआ। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच आपका है। तो कभी कभी क्वेश्चन कठिन भी होता है तो कभी सरल भी होता है, लेकिन नंबर आपको बराबर देकर जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। बंगाल की खाड़ी जो आपका है उसे जुड़ती है, श्रीलंका के साथ आपका जुड़ता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस वायुमंडलीय परत के ऊपर ताप की तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। यानी आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की जो 5 परतें होती हैं तो आप लोग जब ऊपर जाते हैं तो जो ताप होता है वो तीव्रता से बढ़ता है, और तीव्रता से बढ़ता है सर जी कहां पर बढ़ता है, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ता है आपके आंसर आपका ये हो जाएगा ये आयन मंडल आपका होता है, यानी वह परत के ऊपर, है ना, परत के ऊपर ताप तीव्रता से बढ़ता है। आपका आंसर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, आयन मंडल इसका आंसर राइट हो जाएगा। जहां पर उल्का पिंड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, है ना, विस्फोट हो जाते हैं, तो आपका आंसर सर जी ये हो जाएगा। बाकी हमने कहा सर धीरे धीरे जब आपका होता है वो समताप मंडल में आप कहेंगे, लेकिन तीव्रता से अगर आपका आ रहा है वो आपके आयन मंडल में होता है, याद रखना है। यहाँ पर सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है। तो सर जी कौन सा युग्म है देखिएगा, आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सही है। प्रधान मध्याह्न रेखा आपके भारत से गुजरती है क्या भाई, यहां पर देखेंगे क्या गुजरती है, आप कहेंगे हमें तो लगता है कि गुजरती है, कि नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो आपकी सर जी ये आपके भारत से नहीं गुजरती है ना। यहां पर देखा जाए तो भारत से गुजरती है कर्क रेखा जो कि भारत से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है ना। तो सर जी इसका आंसर आपका केवल और केवल सर जी क्या हो जाएगा, यहां पर फर्स्ट आपका हो जाएगा, यानी सेकंड वाला आपका है कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है ना। वो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है जो आपका जीएमटी है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन सा है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है। प्ले लिस्ट से देख डालिए सभी क्लासें, हमने प्लेलिस्ट में लगभग 25 क्लासें आपको दे दिया है जीके की, और उनको आप क्रम से देख डालिए, हमने बता दिया है बिल्कुल क्रम से देख डालिएगा। जीके में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं, याद रखना है, ठीक है ना। 2018 का आपने जीके देखा होगा, नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे ऐप में अपलोड है, वहां से देख लीजिएगा। सर जी यहाँ पर देखो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, तो 13 नंबर की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूंजी वृद्धि, पूंजी पूर्ति में वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है, तो पूंजी पूर्ति में वृद्धि, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है, बी नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, राइट हो जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दो वस्तु यानी मुद्रा और स्फीति से बना है। इसमें स्फीति का मतलब होता है प्रसार, और इस प्रकार हम मुद्रास्फीति को मुख्य कारण बोलते हैं पूर्ति पूंजी, क्योंकि प्रसार होना यानी वृद्धि होना, तो यहाँ पूंजी से मतलब होता है मुद्रा, यानी मुद्रा का प्रसार हो गया। तो आपका आंसर सर जी क्या हो गया, बी नंबर हो गया। क्वेश्चन देखो दिया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ इनमें से क्या होता है। सर जी प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। याद रखना ये ऐसी स्थिति जब आती है जब श्रमिक बाहर से तो लाभ ले रहा होता है लेकिन अंदर उसका कोई फायदा नहीं होता, यानी जैसे खेत होता है, और खेत में हमने कहा लोगों का जरूरी है 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन खेतों में 10-10 लोग काम करते हैं, वही काम को सारा दिन करते रहते हैं, यानी चाहेंगे तो 5 लोग कर सकते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5 लोग आपके वो क्या हो गए, वो अदृश्य बेरोजगारी, यानी आपको दिखता ही नहीं है कि ये क्या हुआ क्या नहीं, है ना, और आपका पैसा भी चला गया, उनका आपका आउटपुट भी ना मिला। तो यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब आपका होता क्या है, तो यहां पर कहेंगे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, यानी जरूरत 5 की थी लेकिन 10 आए, 10 में से 5 का ही तो काम हो रहा था, मेन पावर जो आपकी है 5 से हो रही थी, 5 एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो वो अदृश्य आपको हो गया, यानी उनकी उत्पादकता शून्य हो गई। तो आंसर आपका सजी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पर्यावरण में शामिल होता है, तो पर्यावरण सजी क्या होता है, पर्यावरण में शामिल होता है जैविक और अजैविक घटक दोनों ही होते हैं। पर्यावरण जो बना है परिधन आवरण से बना है, यानी देखा जाए तो इसमें जैविक चीजें और अजैविक चीजें दोनों ही आपकी हैं, तो आपका आंसर सजी क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया है टाइफून प्रायः आते हैं, टाइफून का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, और टाइफून जो आपका है एक चक्रवात है, और याद रखना है ये जैसे आपका चीन है और आपका जापान है, वहां के समुद्र तटीय इलाकों में टाइफून नामक चक्रवात देखने को मिलता है, यानी आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये निम्न वायुदाब वाले होते हैं, है ना, निम्न वायुदाब वाले होते हैं जो चक्रवाती आपके हैं। देखा जाए तो जो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, कैरिबियन सागर, है ना, ये सब ऐसी जगह आपको देखने को मिलते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अगर संबंध को बताया जाए तो सर जी इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी, यानी इकोसिस्टम आपके साइंस कहेंगे, यानी सर आपका आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला इनमें से कौन सी होती है। यानी उत्पादक की बात करते हैं, एक शाकाहारी की बात करते हैं, और मांसाहारी को अगर हम दर्शाएं इनके आहार श्रृंखला से तो सर ये आहार श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है घास, कीट, हाथी, तो हाथी भैया तो मांसाहारी नहीं होगा ना। यहाँ पर पादप, खरगोश, बाघ आप कहेंगे बस आंसर आपका मिल चुका है, यानी एक उत्पादक
हो गया, पादप हो गया, पौधे जो होते उत्पादक हैं, खरगोश शाकाहारी है और बाघ मांसाहारी है, यानी आहार श्रृंखला आपकी बनकर तैयार हो गई। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। यानी आप कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज तो मिला होता है जिससे कपड़े साफ होते हैं। सर ये साफ होते हैं क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाली चीज होती है। यहाँ पर होता है सल्फोनेट। क्या होता है सर? उनमें होता है सल्फोनेट होता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी अपमार्जक, यानी अपमार्जक जिसे बोलते हैं डिटर्जेंट, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है, साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक मृदुल और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है, यानी इसका मुख्य रूप से देखा जाए सल्फोनेट होता है। याद रखना इसका आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सो जी मिलान करना है। यहां पर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है एक्वा जो दिया गया है एक्वा कल्चर, इसमें सजी क्या होता है। यहां पर देखो एक्वा कल्चर दिया गया है, हमने कहा सर इसको मिलाइए आप किसके साथ, एक्वा मतलब हो गया जल, और जल में सजी कौन है तो आपका यहां पर हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है सजी क्या, फ्लोरिकल्चर मतलब पुष्प होता है, तो पुष्प के साथ चलिए यहाँ पर पुष्प हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट के साथ चलिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं विटीकल्चर है, यानी अंगूर की खेती होता है, तो आप कहेंगे सजी हमको क्या मिला आउटपुट, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर सजी 3 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, यानी आपका जो आंसर है वो बनकर तैयार है। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि सजी कह रहा है केशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं। यहां पर देखिए कई नंबर दिया है और ये सर गुर्दा के आपके हैं, यानी जो आपका ग्लोमेरुलस होता है ये सर गुर्दा है, यानी गुर्दा जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। और याद रखना स्तनधारी जो प्राणी होते हैं इनके गुर्दे में कोशिका गुच्छ और एक बोमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं, यानी ये रक्त के तरल रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के रूप में छानने के लिए काम करते हैं, यानी ये छानने वाले काम है गुर्दा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सो ये आपसे दिया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। जयप्रकाश नारायण याद रखना बलिया से आपके रिलेटेड है, यानी सर ये बलिया में आपका है, स्थापना 1991 में हुई थी। और याद रखना है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का एक नया नाम है, मतलब इससे पहले इसको बोलते थे सुराहताल पक्षी विहार, यानी सुराहताल पक्षी विहार अगर पूछे तो ये पुराना नाम है, इसका नया नाम जयप्रकाश नारायण है। सुराहताल कहां पर है तो आप कहेंगे सर बलिया में है। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पर आपका सर जी 26 आ गया है। 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2025 में पुरस्कार कर्नाटक के लेखक, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भागती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ट लैंप को प्रदान किया गया है, यानी कर्नाटक पुरस्कार सजी यहाँ पर जो दिया गया है आपका हार्ट लैंप के लिए, ठीक है। मूल रूप से हार्ट लैंप पुस्तक कन्नड़ भाषा में है, कर्नाटक है तो कन्नड़ है, आपका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अपनी पढ़ाई करने से क्या मतलब है कि हम मैथ भी पढ़ा सकते हैं, हम ये भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का अंदाज अलग होगा। हम आपको शॉर्ट तरीके से बता नहीं पाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है अगर आपको समझ में आए तो हम हो सकता है इतनी छोटी स्क्रीन में मोबाइल पे बता भी ना पाए, है ना। तो सब चीजें आपकी होती हैं। बाकी अगर हम चाहें तो भैया किताब में तो सोल्यूशन होता है, लेकिन उसका कोई मतलब भी नहीं है, बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है। देखो दिया गया क्वेश्चन आपका 27 है कि पोलाव क्या दिया है, पोलावरम वन का चेरला लिंक परियोजना किन दो नदियों को आपस में जोड़ेगा। सर जी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के जो कि हम आपको बताया था, ये प्रस्तावित है, अभी आपका बना नहीं है। ये जो प्रस्तावित आपका है लिंक परियोजना ये गोदावरी कृष्णा पेन्नार नदियों को आपस में जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, गोदावरी जो आपकी है, पेन्नार आपका है और सर जी कौन, कृष्णा है, यानी आप आंसर सी के साथ इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा क्लब विश्व कप 2000 है ना, मतलब फीफा कप विश्व कप का 21वां संस्करण कहां पर है आयोजित किया गया है। तो सर यहाँ पर 28 नंबर की बात करते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 2025 में किया गया था, 21वां संस्करण आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के क्षेत्रीय केंद्र में आपका कौन सा नहीं आता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हमने कहा चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, लेकिन सर आगरा इसमें आपका नहीं आता है, यानी क्षेत्रीय केंद्र में इसका आपका नाम नहीं है, आगरा ऑप्शन आपका बी बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से भारत को उपराष्ट्रपति क्रम के संबंध में आपको बताना है, यानी क्रम आपको बताइएगा सबसे पहले इनमें से कौन आए थे। तो देखो भैया दिया गया है भैरव सिंह का नाम तो सुना नहीं है, पहला मोहम्मद अंसारी के सुना होगा, वेंकैया नायडू है और आपके जगदीप धनखड़ आपके हैं। तो भैया भैरव सिंह नहीं है तो ये गलत हो गया था, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, यानी फर्स्ट नंबर सजी क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट हो जाएगा सजी, याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित के रूप में घोषित किया गया है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत के लिए क्या बोला गया है, यानी जो भारत आपका है ये एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर जो आपका बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि सर जी 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी संशोधन, मिनी कह सकते हैं संविधान कहते हैं, लघु संविधान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आपके हुए थे।
तो 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था, और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए थे, क्योंकि इसके पहले ये शब्द आपके नहीं थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर इनमें से ये आपके मूल संविधान में क्या नहीं था, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे, ये जोड़े कब गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में हुए थे। क्या बात ये आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व सोवियत संघ से आपकी प्रेरित है? यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पूर्व सोवियत संघ से हैं, यानी ये जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं कहां से, तो आपके लिए गए हैं रसिया से लिए गए हैं, यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे हम लोग रूस कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और सजी मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। सजी समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात क्लियर हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो सर जी यहां पर देखा जाए जो सामाजिक और आर्थिक है ना, किसमें मिलेगा? राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत हैं। हमने कहा आप लोगों के लिए जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं वो आपके आर्थिक को बढ़ाने के लिए, यानी अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि आपको गरीबी से ऊपर निकाले। जो अमीर बहुत ज्यादा है उनका मतलब होता है कि दोनों के बीच क्या हो, सामंजस्य पे आपका हो, यानी एक दूसरे में समानता हो। इसलिए कहते हैं यहां पर जो आपका राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं इसे हम लोग समाजवाद बोलते हैं, यानी समाज में सभी लोग बराबर हो। तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए सामाजिक और आर्थिक जो आपका है ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में आपको मिलते हैं, यानी भाग जो आपका 4 है उसमें आपको मिलेंगे। बात क्लियर हो गई। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सभी आपको नागरिकों का है तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में आएंगे। यहां पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है भीमबेटका जो आपका है किसके लिए प्रसिद्ध है? हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के मैराथन क्लास से आपको दे दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पर हमने आपको ये सब चीजें कवर करा दिया है ना, उससे आप देख सकते हैं। बाकी एक बार रिवाइज फिर हम आपसे करा देंगे, है ना, एक बार हम आपको फिर रिवाइज करा देंगे। 1 तारीख से 4-5 तारीख के बीच हम आपको मैराथन क्लास से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। देखो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध आपका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये शैल गुफाओं के लिए है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है जो भीमबेटका है सर जी कहां पर है, तो आपके सर जी एमपी में है। एमपी में सर जी एक जिला पड़ता है रायसेन जिला, है ना, रायसेन जिला है। भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक आपका शैल चित्रकला का उदाहरण मानते हैं। गुफाओं में जीवन यानी रंगों की पेंटिंग वगैरह काफी चीजें इसमें आपका है, हाथी है, सांभर है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं इस गुफा में भीमबेटका में। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में अधिकांश उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? यानी गुप्त काल के समय देखा जाए जो व्यापार होता था सर ये कौन से यहाँ पर बंदरगाह से होता था, तो यहाँ पर देखा जाए जो सर जी आपका दिया गया है ताम्रलिप्त दिया गया है। क्या दिया गया सर? यहाँ पर देखा जाए ताम्रलिप्त, ये है का सर जी, ये बंगाल में है, याद रखना है, ये आपके बंगाल में है। याद रखना जितना हम आपको पढ़ा दें समझो रामबाण आपका है, हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ा देते हैं वो समझो रामबाण आपका है, आपके लेवल का है, ठीक है ना, आपका अकॉर्डिंग आपका है, यानी जो आपका पेपर है आपके आयोग के अकॉर्डिंग। तो सर जी ये बंगाल में है, बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह आपका था। इससे जो हमारा व्यापार होता था भारत का वो देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, चीन हो गया, लंका यानी श्रीलंका हो गया, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ यहां से व्यापार होता था। क्लियर है। आइएगा सर यहां पर देखो भड़ौच कहां मिलता है, ये भड़ौच जो आपका है ना पश्चिमी भारत का बंदरगाह है भड़ौच, याद रखना है। यहां पर उत्तर साइड जो व्यापार होते थे भड़ौच से होते थे। अगला दिया गया निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार आपको देना है। तो भैया यहाँ पर हिंदी की क्लास जिन लोगों ने लिया है वो लोग तो तुरंत बता देंगे क्योंकि हमने आपको ऐसी चीज बताया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए कि इनमें से जो आपके हैं कबीरदास, तो सर जी जो आपके कबीरदास दिए गए हैं ये कितने समय में आपके आते हैं, ये सर जी 1398 के समय की आपके हैं ना, 1398 से है ना लगभग 1518 चलते हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए नामदेव की बात करते हैं तो नामदेव जो आपके आते हैं ये कितने में आते हैं, तो सर जी आपके 1270 से लगभग 1350 के बीच जाते हैं। फिर मीराबाई आपकी आती हैं, मीराबाई जो आती हैं वो आपकी कितने में आते हैं सर जी, 1498 से 1498 से लेके 1557 तक होता है। फिर गुरु नानक देव का नाम आता है, ये सर जी 1400 कितने में, तो 1469 है ना, 1400 सर जी कितना, तो 69 से स्टार्ट होता है और इसके बाद 39 तक इनका समय जाता है। तो हमने कहा सर जी इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका आंसर कहां से आ रहा है, तो आप देखो ये 1200 आपका दिया गया है, फिर यहाँ पर 1300 दिया गया है, इसका मतलब देखो आपका आंसर सी वाला आपका मैच हो गया, मैच हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 कि बीबी का मकबरा का जो निर्माता था वो आपका कौन था। चलिए बीबी का मकबरा का निर्माता पूछा है तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, औरंगजेब, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। यानी इनकी प्रिय पत्नी थी रबिया उद्दौरानी, है ना, इनके मकबरे का निर्माण कराया और इन्हें बीबी का मकबरा कहा जाता है ना, बीबी का मकबरा कहा जाता है। और ये जो आपका बना है वो आपका जो ताजमहल है उसका फूहड़ कहते हैं, यानी उसको कॉपी कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर ऑप्शन ना देख करके सीधा सीधा अगर हम बात करें कि सर जी जो मोपला विद्रोह संबंधित है, ये जो मोपला विद्रोह संबंधित सर जी ना ये कहां से संबंधित है, तो मोपला विद्रोह जो आपका है याद रखना ये मालावार यानी केरल से जुड़ा हुआ है। ये सर जी आपका केरल से जुड़ा हुआ है, वहां के किसानों से आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए सर पामना विद्रोह, ये आपका पामना जो कि बंगाल में पड़ता है, पामना जो आपका बंगाल में पड़ता है, यानी इसका 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। एका विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, एका विद्रोह है ना ये अवध क्षेत्र में हुआ था,
याद रखिए अवध क्षेत्र में हुआ था, यानी सर जी आपका 4 हो जाएगा। सर जी बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, बिरसा मुंडा विद्रोह, है ना। यानी देखा जाए तो ये सर जी आपका कहां पर आ जाएगा, ये बिहार में आ जाएगा। वैसे बिहार से अलग हुआ था जब छत्तीसगढ़, है ना, क्या था भाई, झारखंड, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या हुआ, वो अलग हो गया, लेकिन ये आपका अंडर में किसमें था, तो बिहार में आपका था। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सर जी ये क्रम जो आपका बन रहा है इसमें से क्या होगा सर, राइट हो जाएगा 1 3 4 2। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आंसर को हम मिला ही देंगे। यहाँ पर 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखिए सर जी पहला ही ऑप्शन आपका बन गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा यहाँ पर माना है। तो सर 9 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखना ये आपके एससी बोस आपके हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता को बहुत ही सम्मान किया था, उनकी पराकाष्ठा माना था। तो सर जी इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, सर जी पुलिकट झील पूछा है, पुलिकट झील कहां पर है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लगा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में ये 60% 40% आंध्र प्रदेश में आती है। चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो चिल्का झील आपके सर जी उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा आप पहुंचा दीजिएगा। बुलर झील आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर पहुंचा सकते हैं। सर यहाँ पर सांभर झील जो आपकी है खारे पानी की है, राजस्थान में है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका 11 है। तो दोस्तों याद रखना ये आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, जो कि देखा जाए हरिद्वार में पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सर जी बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इनको बोलते हैं सुंदरवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा कहां बनता है, आपके बंगाल क्षेत्र में बनता है ना, बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग सुंदरवन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसका विस्तार भारत बांग्लादेश में ये विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर हम आपसे बोले सर जी सबसे बड़ा डेल्टा ये गंगा का डेल्टा है, जो कि देखा जाए तो आपके बांग्लादेश है ना और भारत के बीच में ये विस्तृत सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना। इसको इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एक याद होगा रॉयल बंगाल टाइगर है ना, उस संरक्षण में कार्य करता है। सर जी इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है, तो पूर्वी तट की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका पूर्वी तट है, और इसमें सबसे मुख्य रूप से बंदरगाह जो आपका आता है वो सर जी इनमें से आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर जो आपका विशाखापत्तनम है ना। कौन है, विशाखापत्तनम जो आपका आ रहा है इसका राइट हो जाएगा। हालांकि हमने कहा कि पूर्वी बंदरगाह में आपको देखिए कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, इंदौर है ना, तूतीकोरिन, ये सब आपके आते हैं। तो हमने कहा इनमें से जो मुख्य रूप से आपका है वो सर जी विशाखापत्तनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भ्राक अनुप केंद्रीय तटीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है। ये क्या आ गया भाई, नई चीज आपको मिल गई। कह रहा है सर जी भ्राक अनुप केंद्रीय दिया गया है, क्या दिया गया है, भ्राक अनुप केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो सर जी याद रखना ये आपके है गोवा में है, कहां पर है, गोवा में है। यानी देखा जाए तो CCARI ये जो आपका है पुराने गोवा में आपका है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन ये कार्य करती है ना। जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान है उसी के अंडर यही एक आपकी कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण होती है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण होती है। तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए पृथ्वी में जब तापमान की वृद्धि होती है तभी तो ग्रीन हाउस गैस बनती है, यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में सजी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और होने का रीजन क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में आपकी परतें होती हैं, जैसे आपकी जमीन में वैसे ऊपर वायुमंडलीय परतें 5 होती हैं, सूर्य से किरणें आपकी आती हैं है ना, और इसके बाद ये पृथ्वी पे आती हैं, लेकिन उसके पहले कई जगह आपको अवरोध होता है, यानी इनको टकराना पड़ता है। जैसे आपके ओजोन लेयर से टकराती है, फिर भी कुछ ऊष्मा पृथ्वी में आ जाती है, और इसके बाद क्या होता है जब इतनी तीव्र में आती है तो ये ओजोन लेयर से भी नीचे आपको आ जाती है, उनकी किरणें कुछ, लेकिन जब यहां से जाना होता है तो इनकी रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि आपके ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन की मात्रा होती है ना, जब यहाँ पर कार्बन की मात्रा होती है तो यहां पर क्या होती है, वस्तुएं गर्म होती हैं, और इसकी जो हीट उष्मा होती है वो ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती, जिससे पूरा वायुमंडल गर्म होने लगता है। और जब गर्म होने लगता है तो यही होती है क्या, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। तभी कहते हैं पेड़ लगाइएगा, पेड़ लेंगे मगर लगाते हैं तो भैया यहाँ पर तापमान भी बराबर रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनको भी लिमिट में चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते रहो है ना। तो कहने की ये प्रक्रिया की वजह से यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, तभी पेड़ पौधों का होना भी जरूरी है। सही दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया, अगर ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है, यानी यहाँ पर 352 के तहत अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ये अनुमोदन आपके 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, सर याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन आपका 17 दिया गया है। तो सर जी आपसे कह रहा है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है ना, यहाँ पर दिया निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, वयस्क मतदान द्वारा होता है। अब आप बताओ सर जी क्या होता है। तो राष्ट्रमंडल पर देखो राष्ट्रपति लगा लो, जो आपको आ रहा है सबसे पहले देखो राष्ट्रपति का जो होता है ये निर्वाचन मंडल से होता है, यानी राष्ट्रपति को लगाइए फर्स्ट के साथ, जो आ रहा है पहले वो लगा लो।
सर जी यहाँ पर देखा जाए कि लोकसभा सदस्य जो होता है प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन के अधीन वयस्क मताधिकार द्वारा आपके चुने जाते हैं, है ना। तो लोकसभा के सदस्य आप ही लोग तो भेजते हो कि नहीं भेजते भाई। यहाँ पर आपका 4 हो गया। सर जी उपराष्ट्रपति को कैसे करते हैं, यानी आपने देखा कि जो आपके हैं राष्ट्रपति संसद सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हो गया। लोकसभा का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा गया है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो आपका है, तो ये भैया आपके लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 3 हो गया है। तो बचाओ आपको उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित हो जाता है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2 करेंगे, क्यों भाई लगभग सब कुछ मैच कर गया। तो आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 देखते हैं, 4 1 2 3 देखिए आपका आंसर आपका मिल गया है डी नंबर, ठीक है ना। आइएगा जब आपको लगे समस्या कि कहीं हमारी नैया डगमगा रही है, तो फिर थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए, जो आ रहा है उसको लगा के देखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा, ऐसे करके थोड़ा बना लीजिएगा, है ना, ऐसे यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ये मान लो ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी आपकी हो गई, है ना, और इसके बाद ये आपकी हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे सर ये जो आपका होता है प्रेरित धारा को करता है, यानी हमने कहा सर जी प्रेरित धारा होता है। तो हमने कहा सर जी इसका जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है, मध्यमा जो होती है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा जो होता है वो चालक पर लगने वाले बल को करता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, यानी जो थर्मामीटर होता है पारा भरा होता है, इसका सर जी जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। ये आप कहेंगे सर फारेनहाइट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, फारेनहाइट ने किया था। याद रखना DG फारेनहाइट 1714 ईस्वी में किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है यानी जो पित्त रस होता है ये उत्पादित होता है, ये निकलता है, ये स्रावित होता है, ये स्रावित होता है आपकी यकृत से स्रावित होता है, यानी आपके जिगर से स्रावित होता है। और सर जी इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पित्त रस कहां पर इकट्ठा होता है, तो आपके पित्ताशय में होता है। अगर आपने कभी आपने देखा होगा यकृत का भाग, तो कुछ कुल मिला के इस प्रकार से आपका होता है ना। तो यहां से निकल के यहाँ पर पित्त आपका हल्का छोटा सा आपका होता है, तो ये क्या होता है पित्ता जो आपका यकृत होता है, जो सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि आपकी बॉडी में है, वहां से निकल करके पित्ताशय में जमा होता है। तो उत्पादित दिया है तो यकृत से है, इकट्ठा होता तो आपका पित्ताशय। बात समझ में आ गई। जब ये कभी किसी को स्टोन हो जाती है पित्त में, तो ये पूरा का पूरा पित्त निकालना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सजी क्या करना है, सुमेलित करना है। यहां पर देखो जब एनीफिलीज मादा एनीफिलीज मक्खी काटती है तो आपको मलेरिया आ जाता है, यानी सजी मलेरिया का बुखार आ गया। चलो मलेरिया पे पहुंचा देते हैं, 4 हो गया। सजी क्यूलेक्स क्या होता है, क्यूलेक्स याद रखना है ये भी एक प्रकार का मच्छर है, और इसे काटने से फाइलेरिसिस जो हो जाता है, यहां पर आपका 3 हो जाएगा। रेत वाली जो मक्खी है ये आता है कालाजार, आपको आएगा बुखार, ये 1 हो जाएगा। सीसी मक्खी भी एक होती है, नींद की बीमारी बहुत आती है, यहां पर आपका 2 हो जाएगा, यानी 4 3 1 2 स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, 4 3 1 2 4 3 1 2 देखिए ऑप्शन आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है सर जी भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर है। भारत कला भवन संग्रहालय है आपके सर जी वाराणसी में है। कहां पर है, तो आपकी वाराणसी में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में अवस्थित है। स्थापना की बात करते हैं 1920 में राय कृष्णदास की के द्वारा किया गया था। चित्रकला के विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जनपद कौन सा है। यूपी जीके की एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। यहां पर हमने कहा सर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला आपसे पूछा गया है, यानी एसटी की बात किया है। सर्वाधिक एसटी जो आपके सजी वो सोनभद्र में है, याद रखना है। एसटी की बात हुआ है, जनजाति यानी एसटी दिया है। अगर एससी की बात कर लेता है तो आपकी सजी कहां हो जाता, तो आपकी सीतापुर में सबसे ज्यादा, सीतापुर में एससी है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव जो आपका है सर जी आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे सर ये आगरा में होता है, लेकिन हमने कहा अगर आपसे ये दिया होता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहां पर कौन सी जगह होता है, अगर आपसे ये न दिया होता सुलह कुल उत्सव, तो सर जी आपके पास ऑप्शन या तो आगरा होता, और आगरा नहीं होता तो फिर आपका क्या होता, मेरठ में नौचंदी मेला होता है। तो मेरठ का जो नौचंदी मेला होता है वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपका है। हमने कहा जब आपका आगरा नहीं दिया होता या आपका सुलह कुल उत्सव नहीं दिया होता, सिर्फ यही दिया होता हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला कौन सा है, तब आपके पास या तो ऑप्शन आगरा होता है या तो ऑप्शन नौचंदी होता है। अगर दोनों होता है तो पहला ऑप्शन मानना चाहिए आपको कौन सा प्राथमिकता, आगरा है। दूसरा ऑप्शन आपको मेरठ का नौचंदी महोत्सव होता है, वो भी आपका होता है, आपके आप एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है, क्योंकि आपका पेपर भी वही लेवल का है। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपके मैथ के हैं 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, कोई भी बात नहीं है। सर जी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 150 मीटर आपकी है। वैसे हम मैथ पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमने कहा जो हमारे लेवल का होगा हम आपको पढ़ा देंगे। मीटर आपकी कितनी है, 150 मीटर है। सर जी यहाँ पर देखो चाल दिया गया है, यानी इसकी चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर चाल जो आपकी है वो 15 मीटर आपके है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि चाल का मात्रक होता है। सर जी सूत्र लगा दीजिएगा, समय बराबर, क्योंकि आपसे समय पूछेगा, 3 चीजों में बस 2 चीज देगा, एक आपसे पूछेगा। हमने कहा सर जी समय बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर लंबाई बटे चाल हो जाता है, लंबाई बटे चाल होता है।
सर जी आपकी लंबाई इसमें कितनी है, तो आपकी लंबाई तो देखा जाए यहाँ पर देखा 150 मीटर आपको दी गई है। चाल सर जी कितनी है आपकी 15 है, काट दीजिएगा 10 आपका आ गया, यानी आप कहेंगे सर 10 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, कहां पर है ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 108 का स्क्वायर बराबर 11664 है तो मान ज्ञात करना, यानी सीधे सीधे 64 आपका दिया गया है, यानी जो आपका दिया है इसका मान ही दिया गया है, आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 11.08 आएगा। 26 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 11.08 नहीं आएगा भाई, 11.88 इसका आंसर आएगा, ठीक है 11.88 आएगा, निकालिएगा। यहां पर क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 35 संख्याओं का औसत सजी कितना है 22 है, यानी सजी यहां पर 35 का गुणा कर दो 22 से कर दीजिएगा, 22 से तो आपका कुछ मान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ मान निकल के आएगा। पहली 17 संख्या पूछा गया है, तो पहली 17 संख्याओं का जो आपका है मान वो आपका 19 से गुणा कर दीजिए, कुछ आ जाएगा। अंतिम 17 संख्याओं का, तो अंतिम 17 संख्याओं का गुणा कर दीजिए, कितने भी औसत है 20 हो जाएगा। हमने कहा सर इसका भी कुछ मान आएगा, यानी पहले वाले 35 का जब मान करेंगे तो लगभग 770 आ जाएगा। 17 और 19 का जो गुणा करेंगे 17 और 19 का तो आपका 323 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सजी यहाँ पर देखा जाए 17 और 20 का 17 दूनी 34 है, यानी सजी 340 आ जाएगा। तो जो एक बड़ी भुजा हो, है ना, और छोटी भुजा, दो छोटी भुजा होंगी एक बड़ी भुजा होगी, तो दो जो छोटी संख्या होती है उनको जोड़ दीजिए और बड़ी वाली डिजिट से घटा दीजिएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के इनके साथ घटा देंगे, है ना। 770 में जब आप इनको जोड़ेंगे तो 600 कितना 63 हो जाएगा और घटाएंगे तो 107 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 107 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। मैथ के क्वेश्चन आपके ऐसे थे, नॉर्मल हलवा थे, हमने बता दिया। सही क्वेश्चन आपका 28 दिया गया है और आपसे यहां पर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये 2027 में होगा, याद रखना है 2027 में होगा। और सर जी आपका होगा कहां पर, तो आपकी दिल्ली में होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। ये आपका 2027 में तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आपका है नई दिल्ली में किया जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो देखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है और गुजरात में होगा। सर जी गुजरात में कहां पर, एक बड़ोदरा जगह सुना होगा, बड़ोदरा सुना है ना सबने, हाँ याद रखिए इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है। इसका जो आपका नाम है, ये जो नाम रखा गया है पहला राष्ट्रीय सहकारी, इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है किस देश में इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा जून 2025 में किया है, तो सर जी यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर जो आपका हो जाएगा ब्राजील में किया जाएगा, यानी आपका आंसर सजी सी के साथ हो जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। तो इस प्रकार से सजी आपका आंसर हो गया सी नंबर है। बाकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। चलिए साथ ही यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। वन की अगर बात करते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा भारत का जो आपका महान्यायवादी होता है। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर आपका 76, इसके अनुसार भारत को एक कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, मतलब अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और इसकी योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होती है, ठीक है ना। और ये जो आपका होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है, याद रखना है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऐसे क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद जो होता है वो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन आपका दूसरा दिया गया है और हमने कहा सर कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है सर वो कितना होता है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सर जी से नंबर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी याद रखिए कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। लेकिन मान लो अगर वो है ना 59 साल की अवस्था में अगर संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनता है तो 65 में रिटायरमेंट हो जाएगा। वही दिया है 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा 65 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इस पद पर नहीं जा सकता है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श जो आचार संहिता है वो आपकी है क्या। यानी आप देखते हैं कि जब आचार संहिता हो जाती है ना, ये आपके चुनाव के दौरान होती है जो आपकी आचार संहिता लगती है ना। कुछ समय पहले हर चीज स्थगित की जाती है, हर चीजें पाबंदी की जाती है कि ये नहीं करना है, कई बाउंडेशन आपके किए जाते हैं। तो सर जी हमने कहा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका होता है ना, ये कौन सा है, तो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट आपका है। अभी ये चर्चा बड़ा हाईलाइट में है कि मोदी सरकार जो आपकी है, अभी बिहार में जो आपका चुनाव हुआ उसमें देखा जाए तो मोदी जी ने घोषणा किया 10-10 हजार रुपए देने की, वो भी आचार संहिता के दौरान किया है ना। जब आपका कब किया, जब आपका चुनाव का समय आ गया है ना, और चुनाव के 2-3 दिन पहले यहाँ पर किया। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये नियम के विरुद्ध है आपका, और वो नियम कौन सा है, यही नियम आपका है। यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट किया गया है। आचार संहिता में कई चीजें आपकी बाउंडेशन होती हैं, लेकिन उन्होंने किया वही चीज आपकी यहाँ पर है, ये आर्टिकल के तहत है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में आपकी स्थित है। तो आप कहेंगे सर भारत में स्थित आपको देखेंगे तो आप कहेंगे सर लोथल तो आपके भारत में ही है, यानी लोथल जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर लोथल जो आपका गुजरात में अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे आपका है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा हड़प्पा मत लगाइए। हड़प्पा जो आपका है वही पाकिस्तान में है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है।
तो सर 5 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है अंगुत्तर निकाय है, यानी 16 महाजनपद के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना, यानी ये नया शब्द आप लोगों के लिए नहीं है। तो हमने कहा सर ये जो शब्द है यानी 16 महाजनपद का उल्लेख जो किया गया है ये कौन से बौद्ध ग्रंथ में है, तो सर ये अंगुत्तर निकाय में है, ऑप्शन नंबर जिसका आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी दीवान ए मुस्तखराक दिया गया है, हमने कहा सर जी ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि दीवान मुस्तखराज है क्या, तो सर ये राजस्व विभाग है। ये क्या है सर, ये राजस्व विभाग होता था, राजस्व विभाग होता अलाउद्दीन खिलजी का है, बिल्कुल सही है, यानी पहला मैचिंग तो बिल्कुल आपकी सही हो गई। दीवान ए अमीर को ही सर ये आपकी कृषि विभाग था, क्या था सर, ये कृषि विभाग था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। और सर जी जो कृषि विभाग था है ना, मोहम्मद बिन तुगलक आपका दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दिया है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात सर जी क्या है, ये दान विभाग है, और दान के मामले में सर जी कौन था, तो फिर वो तुगलक था, सर जी ये भी आपका सही हो गया। तो सर जी दीवान ए रियासत दिया है बलबन, तो हमने कहा रियासत मतलब होता है बाजार नियंत्रण विभाग, दीवान ए रियासत होता है सर बाजार नियंत्रण। और बाजार नियंत्रण किसने शुरू किया था, आपको याद आ गया होगा सर जी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी आपका आंसर सर जी जो गलत है वो आपका डी वाला गलत है। यहां पर जो शुरुआत किया था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात समझ में आ रही है, आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अपने हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 99 रुपए में पूरे 1 साल के लिए, यानी कि परीक्षा भी आपकी खत्म हो जाएगी एलटी ग्रेड की, लेकिन फिर भी इसके बाद आप फॉर्म भरोगे और जीके के लिए कई प्रकार की बुकें आप मार्केट में ढूंढोगे, लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं वो मार्केट में बहुत अच्छी बुक जो बहुत होगी वो भी उसमें वो कंटेंट नहीं होगा जितना जैसा और जिस हिसाब से हमने दिया है। मात्र 99 में आपको हिस्ट्री में अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी की भी आपको ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप में है। आप साइंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके और ऐसी नोट्स आपका एक बार देख लेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे पूरे 1 साल के लिए। अगर वन लाइनर पढ़ना है तो वन लाइनर भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी बुक को वन लाइनर भी कर दिया है। आपके थ्योरी में पढ़ना है थ्योरी में कर सकते हैं, आपको टेस्ट पेपर लगाना है तो टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस लगाना है प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके ऑल एग्जाम की यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने इसमें किया है। आपका पुलिस एग्जाम हो, चाहे एसआई एग्जाम हो, है ना, चाहे आप एलटी एग्जाम है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, या आप बड़े से बड़ी एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी ऐड है, आपको याद रखना है, वो भी आपके मात्र 99 रुपए में है। मैराथन क्लास है तो भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ई बुक आपकी है और इसमें आपको थ्योरी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपकी है, ठीक है ना। और ये हमने कहा 6 तारीख के बाद है ना आप लोग परचेज करेंगे तो प्राइस बढ़ सकता है। बाकी अगर आप लोग ले लेते हैं 99 में तो ये पूरे 1 साल का है। आप डेमो पीडीएफ जाइएगा, वहां पर हमने हिस्ट्री की बुक आपको ऑन कर दिया है बिना लॉक के, तो वहां पर जा सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य अगर आप लोग हैं और हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप 99 में 2 प्रकार की नोट्स ले सकते हैं, यानी यहाँ पर थ्योरी की प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होगी, है ना, और यहाँ पर 3D नोट्स जो कवि और रचना की होगी। जीवन परिचय भी हमने मेंस एग्जाम तक के लिए कवर कर दिया है। 25 से 30 आपकी जीवन परिचय भी आपको विद डिटेल के साथ उनकी रचना, उनका जन्म और जो भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन वो भी है। टेस्ट सीरीज भी आपके 25 एग्जामों की इसमें आपकी है। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, छायावाद हो गया या आधुनिक काल हो गया, सभी के नोट्स भी इसी में आपको हैं। पीवाई की क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं वो भी इसी में मिलेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन आपके हैं इसमें आपको मिलेंगे। ये मात्र आपको 99 रुपए में आपके अलग अलग कोर्स है, 99 रुपए में आपका है। हमारे कोर्स की आप देखेंगे तो आप देखिएगा, आप चाहोगे तो आप 2 दिन, यानी आप देखेंगे कि 4 दिन बचा है तो 4 दिन में अगर आपने रिवीजन कर लिया तो जब आप पेपर देने जाओगे ना कम से कम 400 किलोमीटर तो आपको 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको 99 रुपए में वो कंटेंट दे रहे हैं कि आप रास्ते में बस में बैठे बैठे अगर आप हैं 4-5 घंटे का सफर आप करते हैं तो 4-5 घंटे में आप कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएंगे, है ना। ऐसी नोट्स हमने यहाँ पर दिया है, तो ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर डेमो पीडीएफ भी है ना। और ये कोर्स आपका कल रात तक आपका रहेगा, इसके बाद आपका ये कोर्स लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोर्स लॉक हो जाएगा और इसके बाद 6 तारीख के बाद ऑन होगा, जो कि हमारे जो अदर एग्जाम वाले हैं, जैसे कि आपको एलटी ग्रेड में कह सकते हैं जिनका पेपर जनवरी में है। क्योंकि अगर 2 दिन पहले अगर हम लॉक करेंगे तो आपको सर जी हमको मिला नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कल रात से ये पीडीएफ आपकी लॉक हो जाएगी, इसके बाद परचेज करने पर भी नहीं परचेज होगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मौका आपके कल रात तक के लिए है। 1 तारीख को रात में 12 बजे ये आपको परचेज बंद कर देना है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, बाकी अगर आपको लगता है कि हम 1 दिन में पढ़ लेंगे तो पढ़ लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारत में अंग्रेजों के समय नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। हमने कहा सर नियमित जनगणना पूछा गया है, और नियमित जनगणना पूछा है तो आप कहेंगे सर ये रिपन के कार्यकाल में हुई थी। रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना स्टार्ट आपकी हुई थी, है ना। कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1881 में आपकी हुई थी। लेकिन सर जी आपको देखा जाए तो आपके लॉर्ड मेयो का नाम सुना होगा, लॉर्ड मेयो, है ना। मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी 1972 में। नियमित यानी 10-10 सालों में जो आपकी जनगणना हो रही है वो आपके किसके, रिपन के काल में 81 से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सी घटना जो आपकी जलियांवाला बाग नरसंहार की तुरंत पूर्व घटी थी, तुरंत पूर्व घटी थी। मतलब यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया, कह रहा तुरंत, है ना, और पूर्व
यानी दोनों चीज एक साथ में ऐसे कर दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो। तुरंत है, पूर्व मतलब पहले, है ना। यानी अब ये कह सकते हैं कि घटना जो आपकी है जलियांवाला बाग, उसके पहले कौन सी घटना है, ये सिंपल सी बात कह सकते थे। तो हमने कहा सर जी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उसके पहले आपकी हुई थी रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में ही तो अमृतसर के बाग में इकट्ठा किया गया था सभी लोगों को, है ना, क्योंकि सैफुद्दीन कुचलू को और एक लोग और थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो रॉलेट एक्ट का जो बनना था, इसी के आपका आंसर आपका बनेगा बी नंबर 1919। सर जी क्वेश्चन आपके सामने है, 9 नंबर आपसे कह रहा है और कूट के साथ क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके कूट के साथ दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी कौन सी घटना आपकी सही है, यानी क्रम से आपको बताना है। और याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपको क्रम से जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। हमने कहा सर जी गांधी इरविन समझौता का देख लीजिएगा, जो आपको आ रहा है, यानी जो आपको आ रहा है। फांसी आपको अगर यहां पर देखा जाए भगत सिंह को, तो देखिए यहां पर हमने कहा सर जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर से हुआ था। 7 सितंबर से सर जी 1931 तक आपको हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सर जी कब हुआ था, कराची अधिवेशन में आपको याद होगा कि सर जी ये आपके 31 में हुआ था, 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी सर जी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ये 23 मार्च है, याद रखना 23 मार्च 1931 है। अब आप कहेंगे सर 1931 ये भी है, लेकिन इसकी डेट आपकी है जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ये 26 से 31 मार्च हुआ था। यानी यहाँ पर 26 से 31 मार्च आपका 31 मार्च आपका है और ये 23 मार्च है। गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था, ये सर जी ये भी 31 में हुआ था, लेकिन ये 5 मार्च को हुआ था। क्या सर जी 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए इसका जो आपका आंसर बन रहा है वो आंसर आपका बन रहा है 4 3 2 1 बन रहा है। तो याद रखना इसमें से आपको क्रम बना देना है। यहाँ पर जो आपका दिया है वो आपका 4 है ना, इसके बाद आपका 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1 आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 4 3 2 1 इस क्रम आपसे बनेगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया है नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है, यानी नदी में डेल्टा बनता है क्यों बनता है, नदी में डेल्टा बनता है क्यों बनता है भाई। तो हमने कहा सर जी नदी में डेल्टा तभी बनेगा जब अवसाद को बहाकर ले जाया जाएगा और उसके मार्ग में जब अवरोध बनेगा, यानी उसका काट छांट होगा, और जब काट छांट होगा यानी उसे बोलते हैं निक्षेपण। क्या होता है सर, निक्षेपण कहते हैं। यानी नदी डेल्टा बनाना प्रक्रिया जो होता है वो निक्षेपण का होता है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए एक बाल्टी पानी लीजिए और जहां पर ज्यादा ऊंचाई मिट्टी हो वहां पर डालिएगा, देखो कटेगा छटेगा कुछ त्रिकोण जैसा बन जाएगा, वही आपका होता है डेल्टा, वो निक्षेपण प्रक्रिया होती है। जब आपका बनता क्या है, जब जलप्रपात बनता है तो वो पहाड़ों से पानी, ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, वो जलप्रपात बनता है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, यानी जो तारे होते हैं वो पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है बताओ। बहुत प्यारे से क्वेश्चन आपके हैं, लॉजिकली क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यानी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है, याद रखना जो पश्चिम है और जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है, इसलिए जो तारे हैं वो पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। यानी तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में इस कारण ज्यादा दिखते हैं, यानी पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है वो क्या कहलाती है। तो यहां पर देखा जाए सर जी इसको बोलते हैं लैटेराइट कहते हैं। हमने क्या बोला, जब बरसात होती है और बरसात होती है तो मिट्टी जो आपकी हल्की फुल्की होती है बह जाती है, भारी मिट्टी यानी जो कंकड़ पत्थर हो गया, आयरन एल्युमिनियम के कण हो गए वो बची रहती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर इसका लैटेराइट हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं तो आपको बता दें तालाब की मिट्टी जो होती है ना, कैसे बोलते हैं, कचीला मिट्टी कहते हैं, है ना। यानी वो मिट्टी जो आपकी होती है उसके किनारे आप देखे होंगे कि वहां की जो मिट्टी होती है बहुत मजबूत होती है, यानी उपजाऊ वाले जो कण होते हैं वो नहीं रह पाते हैं, उसमें बच जाते हैं कौन से, आपके भारी कण। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी मिट्टी जो आपकी होती है जिसके उपजाऊ कण बह जाते हैं, भारी आपके बचते हैं, जैसे आयरन एल्युमिनियम के कण बचते हैं, यानी ये मिट्टी का प्रयोग हम लोग घर के ईंटों को बनाने में करते हैं। तो याद रखना है लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, घर के जो ईंट बनते हैं इसी से बनते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छे जो उपजाऊ कण थे, बालू वगैरह तो बह गई है, तो अब बचे क्या, सॉलिड बची, तभी तो घर मजबूत होगा ना। और साथ में चाय की खेती जो होती है वो लैटेराइट ही में ही होती है, यानी चाय की खेती, यानी खेती करने के लिए पूछा जाए कि सर कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं है तो आप कहेंगे लैटेराइट। लेकिन लैटेराइट मिट्टी जो आपकी है चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि पहाड़ी एरिया क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। सर राजघाट बांध अवस्थित है वो आपकी कहां पर है, तो यूपी जीके से क्वेश्चन आपका है। राजघाट आपका सर जी कहेंगे बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है ना। और ये जो बांध है एक जलाशय को बनाता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध पर निर्मित एक जलाशय है रानी लक्ष्मीबाई बांध जलाशय। कोंकण रेलवे जो आपकी उड़ती है, कोंकण रेलवे, सर ये कोंकण रेलवे जो आपकी है ना, ये आपके मंगलौर तो है लेकिन रोहा टू मंगलौर है, याद रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने कहा जब हाई लेवल के होते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में एक एक पॉइंट आपको देखना पड़ता है ना। यानी हमने कहा सर जी देखा जाए तो आपका जो कोंकण तट आपका है ये आपके कह सकते हैं कोंकण रेलवे कोंकण तट के सारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों में फैला है। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है रोहा, रोहा से कर्नाटक की जो मंगलौर है वहां तक जाती है ना। तो महाराष्ट्र से बंगलौर तक आपकी है रोहा टू बंगलौर, सॉरी मंगलौर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तक फैला होता है। यानी हमने कहा सर जी समुद्र में है, समुद्र में अधिकार सबका नहीं होता है और उस एरिया में अधिकार किसका होगा, कैसे, जैसे आपका ये भारत है तो याद रखना है इसके भारत में जो प्रायद्वीप है उसके चारों तरफ समुद्र आपका है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो सर जी भारत कहां तक अपना अधिकार कर सकता है,
तो याद रखना है भारत जो अपना अधिकार कर सकता है वो 200 नॉटिकल मील, यानी यहां से 200 नॉटिकल मील के तहत अगर वहां पर कोई तेल का कुआं निकलता है, तेल की खदान होती है या कुछ भी होता है ना, आपके आर्थिक को बढ़ाने के लिए यानी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, तो वो सब क्या होगा, भारत के अंडर में आएगा। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से कोई चाइना हो, इसी प्रकार से कोई भी आपका द्वीपीय देश हो यानी समुद्र से लगा हुआ है, तो उसकी आपकी दूरी होगी 200 नॉटिकल मील होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? बट आपको बात समझ में आवा चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है और आपसे कह रहा है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। और हमने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, यानी कृषि उत्पादकता शून्य हो रही है, यानी हमने कहा सर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसको अदृश्य बेरोजगारी होती है। यानी जैसे खेत में होता है क्या, 10 लोगों का काम और बुला लिया 20 लोगों का काम, आपने सोचा हम जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन वो जल्दी खत्म होता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा। यानी 10 लोगों का पावर वहां पर यूज होना था, लेकिन 20 का कर दिया तो 10 लोग क्या थे, वो आपको दिख ही नहीं पाए, उतना ही काम में उसे लगे रहे, यानी अदृश्य होता है। जैसे आपने कहा है कि अगर 25 रोटियां है ना, 5 महिलाएं 25 रोटियां बनाती हैं 5 घंटे में, तो आप बताइएगा कि 10 महिलाएं 25 रोटी कितनी देर बनाएंगी, तो भी 25 घंटा में, क्योंकि वो बतियाती ज्यादा है ना, इधर उधर नौटंकी बहुत करते हैं, यानी बातें बहुत करते हैं। तो इसी वजह कहते हैं ना कि चाहे 20 रोटी 20 लोग बनाओ चाहे 10 लोग बनाओ, उतना ही जब काम है तो उसमें जो बचे हुए एक्स्ट्रा लोग होते हैं वही होते हैं अदृश्य। तो हम लोग कहते हैं सर ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ अपनी भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होती हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोग लड़कियां कहने लगेंगे सर जी हम तो ऐसा नहीं करते हैं, तो हम सबकी बात थोड़ो कर रहे हैं। ठीक है ना, उनमें से देखा जाए 10 लोग हैं, 10 लोगों की एक्स्ट्रा वाली बात है। ठीक है, आइएगा सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। यानी वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सर जी जो आपका इकोसिस्टम है, यानी जो आपका पारिस्थितिकी है वो संतुलन में रहे। यानी हमने कहा कि अगर आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ है ना, आपको ऑक्सीजन लेना है, आप बीमार ना हो, आपको किसी प्रकार से पर्यावरण से दिक्कत ना हो, समय से बारिश हो, समय से आपको सर्दी गर्मी हो, तो याद रखना है आपको 33% वृक्ष होना जरूरी है। यानी आपके पास अगर 100 बीघा है तो 100 बीघे में 33 बीघे में खेती नहीं, वहां पर पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे होना चाहिए। यानी समझ गए ना कि 33% होना जरूरी है पर्यावरण संतुलन के लिए। तो इसलिए क्या है कि विशाल क्षेत्र होना आवश्यक है, यानी आपको पारिस्थितिकी। तो कितना परसेंट अगर आपसे पूछे तो 33% आवश्यक होता है। ठीक है ना, बाकी बहुत ऐसे राज्य हैं, मिजोरम मेघालय में चले जाओ ना, वहां पर 80-80 85% देखोगे वने वन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, अब आपको वहां पर खाते पीते कहां है, वही हिसाब से वो वनों से प्राप्त होने वाली चीजों को बेचते हैं, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बनती है। सजी क्वेश्चन नंबर आपका दिया 18, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतरराष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। यानी सजी 18 नंबर दिया है और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 2029 का जो आपका वर्ष होगा, ये क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतरराष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा और 2029 मनाया जाएगा, याद रखना है। सजी क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को आपको लाया गया। तो सर जी जीएसटी आपका जो आया था वो आपका 101 नंबर में, हमने कहा जीएसटी से क्वेश्चन आपके बनेंगे क्योंकि आपने जीएसटी महोत्सव को खूब लाभ कमाया है ना, कमाया नहीं, जीएसटी महोत्सव में खूब छूट मिली है, तो खूब जो आप लोगों ने जीएसटी महोत्सव को खूब लाभ लिया है, तो फिर आपका क्वेश्चन भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। हमने कहा 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर जीएसटी लाया गया था, है ना, तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, हाइड्रोजन जो बम होता है ना, हाइड्रोजन बम होता है, एक नाभिकीय बम होता है। हमने कहा सर जी हाइड्रोजन बम जो आपका है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ये सर जी किस प्रकार से कार्य करेगा, 20 नंबर के ऑप्शन है। तो हमने कहा अनियंत्रित श्रृंखला अधिनियम, यानी जो 20 नंबर दिया है, यानी हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है। एक जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो एडवर्ड टेलर थे और एक अमेरिकी आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। तो यहां पर देखा जाए तो हमने कहा हाइड्रोजन बम में जो आपका ड्यूटेरियम होता है, टाइटेनियम होता है, इनके नाभिक का संलयन होता है, जुड़ते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा होती है। तो हमने कहा संलयन में क्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित का मिलान करना है, तो सर जी मिलान कर लेते हैं। यहां पर देखो दिया गया है कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट होता है ना ये होता है फंगक नाशी, यानी फंगस नाशी का काम करता है। जो कॉपर सल्फेट होता है फंगस नाशी होता है। पेनिसिलिन जो आपका होता है, पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक होती है, जो आप लोग लगाते हैं, है ना, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ये प्रतिजैविक होती है, यानी प्रतिजैविक यानी हम बोलेंगे एंटीबायोटिक है। सर जी यूरिया जो आपका है, यूरिया क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका यूरिया होता है। और मैलाथाइन जो होता है, मैलाथाइन ये कीटनाशी आपका होता है, यानी आप कीटनाशी में प्रयोग करते हैं, मैलाथाइन का प्रयोग करते हैं। गांव वाले जो होंगे उनको पता होगा जो खेती किसानी करते हैं। सर जी आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक आपके कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा 2 ही तो होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। यानी जैविक घटे और अजैविक घटे, जो जल जाए वो आपके अजैविक है, जो ना घटे जले वो आपके जैविक हैं। तो हमने कहा जैविक और अजैविक, ऑप्शन आपका सी बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहां पर देखा जाए सजी 23 नंबर है, तो आप कहेंगे ये तो सजी आपकी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। भाई यूपी जीके से क्वेश्चन आया है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का योगफल 110 होता है तो उनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? देखो मैथ के टीचर है नहीं है, लेकिन अगर आपका पेपर क्वेश्चन हल्का फुल्का है तो हम आपको जरूर बता देंगे। हमने कहा जैसा बोला गया है वैसे आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप बेसिक से सोल्व करेंगे तो एक पन्ना भर जाएंगे, नहीं सोल्व कर पाएंगे, है ना, बीच में गड़बड़ी हो जाएगा। तो ट्रिक से आप सोल्व करिएगा। यानी आपसे यहां पर कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, तो हमने कहा प्राकृतिक संख्या मान लो 3 अगर आपसे पूछा है तो हमने कहा सर यहां पर 5 का वर्ग कर लीजिए, क्रमागत करना है, यानी कहीं से स्टार्ट करिए। आपसे यहां पर हमने कहा 110 लाना है, तो सर जी यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद 7 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ डालिए सबको, सब जोड़ डालेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 110, यानी 110 आपका हो गया है। तो हमने कहा सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 है, बस यही इसका आंसर आपका राइट हो गया है। ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सर जी क्या है, यम है। औसत कितना है, यम है, विषम है, क्रमागत है, तो हमने कहा 1 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, विषम संख्या है ना 1 3 5 और क्या होती है 7 और होती है यहाँ पर 9 होती है। कितनी संख्या हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 5 हो गया। हमने कहा सर जी यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर औसत कितना है, तो औसत सर जी कितना है, यम आपका हो गया है ना। तो हमने कहा सर जी आगे पढ़िए अगली, है ना, यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर दी जाएं, यानी सर जी 7 9 था, 9 के बाद अगर हम आपको शामिल कर लें 1 3 5 + 7 + 9, इसके बाद 3 और शामिल करना है। अब 9 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद सर जी 13 आ जाएगा, 13 के बाद सर जी क्या हो जाएगा, 13 के बाद 15 आ जाएगा। अब टोटल संख्या हो गई 8, टोटल संख्या हो गई 8, बराबर सर जी कितना था यहाँ पर यम था, तो एम बराबर आप इसको टोटल जोड़ लीजिएगा और 8 से भाग दीजिएगा, 64 आ जाएगा पूरा, मतलब आपका जोड़ने पर 1 से लेके आपके कहां तक, तो आपके 15 तक जोड़ोगे, है ना। 1 3 5 7 9 11 13 15 को जोड़ डालो, है ना, सब आ जाएंगे 64 और संख्या टोटल है 8 से भाग दो, 8 8 64, यानी आंसर आपका आ गया 80 नंबर। बात समझ में आ गई ना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। दी गई आकृति में आपसे कह रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है सर जी बी और इसके बाद दिया है ए और दिया गया है सी, है ना, इनका आपको बताना है, माप बताना है। तो हमने कहा सर जी BAC, है ना, और ABC, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ACD आपका हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी यहां पर देखा जाए तो यहां पर इसकी संख्या 62 दिखा रहा है, यहां पर 110 दिखा रहा है, घटाने तो आपको है, यानी यहां पर घटा देंगे तो आपको 180 के बराबर भी कर लीजिएगा, वहां से भी निकल आएगा। इसको आप घटा देंगे तो सीधा सीधा आपका 48 अंश निकल के आ जाएगा, याद रखना इसका आंसर भी बनेगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में कौन सा देश शामिल हो गया है, यानी हो रहा है 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में जो कौन सा देश है जो शामिल हो रहा है। सर 27 की बात करते हैं तो ये है आपका बुल्गारिया, जहां की राजधानी सोफिया, है ना। और हमने कहा कि यहाँ की मुद्रा भी सर जी आपकी चेंज हो रही है, 1 जनवरी से यहाँ की मुद्रा आपकी वो हो रही है, कौन सी, यूरो हो रही है, यूरो हो रही है ना। इसके पहले यहाँ की मुद्रा अलग थी, आपको याद होगा, है ना, यहाँ की मुद्रा अलग थी। अब 1 जनवरी 2026 से यहाँ की मुद्रा भी आपकी यूरो हो जाएगी, तो आपकी बुल्गारिया, इसका आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO कहते हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर संपन्न हुई है। तो सर जी 28 की बात करते हैं आपकी, ये है आपका तियानजिन नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जो तियानजिन है, संघाई है, और आप कहेंगे तियानजिन हमको लगता है चीन में ही तो है, तो आप कहेंगे जो तियानजिन है ये आपकी चीन में है, तो सर जी चीन में हुई है संघाई सहयोग संगठन में जो विदेश मंत्रियों की बैठक है आपके 25 में, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, यानी देखा जाए सतत विकास रिपोर्ट की जो आपकी इंडेक्स होती है, यहां से हमने कहा सर जी देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर है, स्विट्जरलैंड आपके सेकंड में है, डेनमार्क आपका 3 में है, क्या भारत इसमें आपका 100 में है, बताइए क्या भारत इसमें 100 में नहीं सर जी, एक कम कर दो 99 में है, यानी यहाँ पर सतत विकास रिपोर्ट में भारत के स्थान 99 आपका है। यहाँ पर दिया गया है महिला किसान का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है वो सर जी कब मनाया जाएगा, तो 2026 में मनाया जाएगा। याद रखना है कि महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी महिलाओं को किसानी के प्रति उत्कर्ष करने के लिए, यानी रोटी वोटी बनाना छोड़िए, अब किसानी करना शुरू करिए, ये सरकार कह रही है। याद रखना है कि ये वर्ष 2026 में होगा कि महिलाओं को और उत्कृष्ट तरीके से खेती में जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा, किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। यानी 4-5 दिनों के अंदर हम आपको 4 से 5 आपको मैराथन जीके के आपको देने वाले हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे दीजिएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।